Good afternoon, children. Today we'll complete the same chapter, Rights in Indian Constitution. आज हम शायद कंप्लीट कर पाएंगे और हमारी ये UT1 के लिए हुई चीज़ शेड्यूल टू बी कमेंस फ्रॉम 18th में और हमारी 15 तारीख को एग्ज़ाम है। ये दोनों चैप्टर शायद चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये आए रहे। सो आज हम पढ़ते हैं प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स and 6th one is right to constitutional remedies, how it prevents, protects other fundamental rights unlike other rights is relevant in our Indian constitutions, which is known as rightly heart and soul of Indian constitution by B.R. Ambedkar. And लास्ट वाला जो अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अगर कोई भी हमारी अधिकार वायोलेशन होता है, गवर्नमेंट है, पुलिस है, आर्मी है, ट्रूप्स है, अथॉरिटी है, इन डिफरेंट वे दे विल टेंड टू वायोलेट द बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल. सो पीपल बाय द हेल्प ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज they can appeal directly to the High Court or Supreme Court of the country and can issue the different judicial order or writs and judicial orders or judicial writs and judicial directions against different government authority, those who are violating the fundamental rights of citizens. ये हम पढ़ रहे थे और उसमें भी एग्जाम्पल हमें देने लगे कि हबियस कर्पस, मंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंट, सर्चिटरियो, तो इसके द्वारा हम अपना अधिकार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. These are different types of judicial orders. और ये जितना फंडामेंटल राइट्स ये फंडामेंटल राइट्स को अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए देखो लिखित आकार में रिटिन फॉर्म में इन एवरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देयर इज प्रोविजन, स्ट्रॉन्ग प्रोविजन फॉर फंडामेंटल राइट्स, बट प्रैक्टिकली इन मैनी कंट्रीज हार्डली फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू the citizens. They are given just to demonstrate others. Practically, the deserving, those who are entitled, those whom the rights should be given, they are not given in any way. दिखाने के लिए करते हैं और अधिकार रास्ता में रह जाता है. तो इंटरनेशनल लेवल में भी बहुत सारी राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाले, बचाने वाले संस्था है. आपने सुना होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल. कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे हम? 9th क्लास में याद होगा जिसका एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ह्यूमन राइट्स की आपकी याद है. हमारे देश में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, the most important the national level organization that protect the rights of common peoples. और आपने सुना होगा बहुत सारे मूवी में देखा है कि ह्यूमन राइट्स की वजह से लोगों के अधिकार मिलता है. पिक्चर में तो आपने देखा होगा पुलिस वाले भाई एनकाउंटर करते, ह्यूमन राइट्स वाले आते पुलिस को फिर क्लैरिफिकेशन मांगते, तो पुलिस वाले कहते भाई ह्यूमन राइट्स सिर्फ उग्रवादियों का, पुलिस वाले के नहीं होता है. पुलिस वाले क्या करेंगे बेचारा, जब जाएंगे तो भाई उग्रवादी उनको तो थोड़ी ऐसे नॉर्मली बात करते हो तो गोली चलाते, फायरिंग कर लेते.
तो ये फायरिंग में प्रोटेक्ट करने के लिए उनको मारना पड़ता है। दिस इज द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स कमीशन जहाँ वायलेट होता है वहाँ तो नहीं होता है, यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। हमारी माइनॉरिटी के साथ क्या होता है, हमारी स्पेशली माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को किसी प्रकार की जो एनआरसी के थ्रू हम भगाने चाहते, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशंस की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये ज़रूर पता हो जाता है। लेकिन बेटे हमारे देश के अलावा बहुत सारी कंट्री है जैसे सीरिया और बाकी इस्लामिक कंट्री जहाँ पे IS जैसे इंटरनेशनल स्ट्रॉन्ग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होता है। वहाँ पे एक एक परिवार तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय है, एक एक परिवार की एक मेंबर भी नहीं है बेटे। किसी का एक मेंबर है, उसकी फादर नहीं है, मदर नहीं है और छोटी सी बच्चा है। और जो भी यंगस्टर बचते हैं दे आर इंट्रोड्यूस्ड कंपल्सरी इनटू द टेररिस्ट एक्टिविटीज़। आप अकेले बच गए आपके परिवार में, आपको लोग क्या करेंगे, अपनी उग्रवादी संस्था में शामिल कर देंगे, आपको जिहादी पढ़ाएंगे, धर्मयुद्ध पढ़ाएंगे, आपको दिमाग में नफरत भर देंगे। किसके लिए? हाँ, जो काफिर के लिए, काफिर। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। चलो मेन नाउ कम टू आवर मेन टॉपिक दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये बेटे क्या होता है, नेशनल लेवल में ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए ये एक संस्था है। द पुअर, इलिटरेट, डिप्राइव्ड सेक्शन सोसाइटी मस्ट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स। Independent organization like People's Union for Civil Liberties PUCL, Public Union for People's Union for Civil Liberty, People's Union for Civil Liberties, ये गरीब लोग की अधिकार को देखभाल करता है नेशनल लेवल में। इट वर्क्स आज ए वॉचडॉग अगेंस्ट violation of rights. Government has established in 1993। ये तो चलो ये डिफरेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम NGO कहते हैं या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो व्यक्ति की, गरीब लोग की अधिकार को बचाव करते। अब हमारे नेशनल लेवल में हमारे देश में 1993 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल दबाव की वजह से हमारी बनता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कब बना था? 1993। और क्या ऑब्जेक्टिव है? टू लुक आफ्टर द वायोलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कॉमन पीपल। आपने टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर, अखबार, टेलीविज़न में देखते होंगे कि ह्यूमन राइट्स वाले आ रहे, ह्यूमन राइट्स को रिपोर्टिंग कर रहे, स्लम लोग ह्यूमन राइट्स का अपील कर रहे कि उनको क्यों हटा जा रहे, गरीब लोग, लेबरल लोग, जो लोग विक्टिम से, जो पुलिस गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा टॉर्चर हुए, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किसको पुलिस बिना कारण में अरेस्ट कर रखा है, ऑल आर देयर आर गिवन थ्रेटिंग दैट विल गो टू ह्यूमन राइट्स कमीशन। आपने सुना होगा ये ह्यूमन राइट्स कमीशन। नाउ इसका कंपोजिशन पढ़ेंगे। द ह्यूमन राइट्स कमीशन आ गया ऑब्जेक्टिव। नाउ विल सी अबाउट कंपोजिशन। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, कम से कम एक मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के हिसाब से काम किए होंगे, उनकी लीडरशिप में बनता है ये ह्यूमन राइट्स कमीशन। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एक ऑर्डिनरी फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की एक चीफ जस्टिस
फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डिनरी जज, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और बाकी 2 अदर मेंबर्स जिनके पास ये लीगल राइट्स गरीब लोग के बारे में काम करने की अधिकार नॉलेज भी होता है। दे मस्ट हैव नॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स, सो दे कैन बी द मेंबर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। कमीशन फंक्शन इंक्लूड इंक्वायरी। सबसे बड़ी बात है ह्यूमन राइट्स कमीशन ये ज़रूर इंक्वायरी कर सकता है। इट कैन मेक इंक्वायरी और विजिट टू जेल्स, जेल में जाके जिसको अरेस्ट किया गया विक्टिम को मिल सकते, विलेज लेवल में जाके इंक्वायरी कर सकते और रिपोर्ट भी बना सकते, ऐसी बात नहीं। दे कैन प्रिपेयर रिपोर्ट एंड दे कैन सबमिट द रिपोर्ट टू द जुडिशियरी। जो विचार विमर्श कर रहा है, विचार करने के जिसके पास अधिकार है उसको कहते हैं जुडिशरी। ये जुडिशरी को अपना रिपोर्ट दे सकते, जेल में सरकारी अधिकारी की परमिशन के साथ जा सकते, इंक्वायरी कर सकते और बड़ी बात है दे कैन नॉट पनिश। ये बाकी सरकार की जो अलग संस्था, न्यायपालिका संस्था है, ऑथेंटिकेटेड संस्था है, उनकी तरफ ये किसी को पनिश नहीं कर सकता है। नो पनिशमेंट कैन बी डन बाय द ह्यूमन राइट्स कमीशन। और बाकी पनिशमेंट के अलावा आज यूजुअल एक जुडिशरी के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। द कमीशन रिसीव्स कंप्लेंट इन थाउजेंड्स एवरी ईयर। दिस रिलेट टू कस्टोडियल डेथ। क्या क्या स्कोप आता है ह्यूमन राइट्स कमीशन की? कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ मतलब पुलिस कस्टोडी में जो डेथ होता है, पुलिस मुझे अरेस्ट करके ले गया और टॉर्चर करते करते बेटे मेरा डेथ हो गया, मीन्स माई डेथ वाज अंडर द कस्टोडियल सुपरविजन। मेरा जो मृत्यु हुआ पुलिस की कस्टोडियल सुपरविजन के अंडर हुआ है। कस्टोडियल रेप, पुलिस वाले कस्टोडी में बिना कारण में ले लेते, और कस्टोडियल मतलब थाने में भी रेप हो जाता है मान लो। डिसअपियरेंस, पुलिस ले लेता है क्राइम को, गायब कर लेता है क्रिमिनल्स को। पुलिस एक्सेसनेस, आप लोग सभी ये मूवी में देखे होंगे। और इसी के खिलाफ ह्यूमन राइट्स क्या करता है? विक्टिम्स कैन गो डायरेक्टली टू द ह्यूमन राइट्स कमीशन, दे कैन अपील। ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कर सकता है? आ सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकता है और जुडिशरी को भी मांग कर सकता है कि अधिकार बचाने के लिए जो जुडिशरी अलग अलग रिट इशू करे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन हैज बीन डिसअपीयर्ड यूथ इन पंजाब इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स ऑफ गुजरात राइट केस। बहुत सारी केस में आपने सुना होगा पुलिस देशद्रोही मामला के रुजू करके बिल्कुल लोगों को गायब कर देता है। पीपुल इन लार्ज नंबर डिसअपीयर्ड, अरेस्ट करके लेता है, लेकिन ना कोई प्रूव है, ना पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम होता है, और कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं होता है। तो दिस इज़ द बेसिक ह्यूमन राइट्स। अगर ह्यूमन राइट्स को जो लाइफ लिबर्टी की बात करते हैं तो इसी को ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जुरिडिक्शन अंडर आ जाता है। कमीशन डज नॉट हैव एनी पावर फॉर प्रोसिक्यूशन, दंड देने का अधिकार नहीं है। इट कैन मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट फॉर और रिकमेंडेड टू द कोर्ट। कोर्ट को अपील कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है, और गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। चलो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सुना है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? शायद आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा। ये बेटे राइट्स
ड्यूटी हो गया, फंडामेंटल ड्यूट्स, फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ लिए। इसके अलावा इसके बाद आता है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। What happens in fundamental rights? Government has to do something for the citizens. What happens in fundamental duties? Citizens render their services to certain extent for the protection or for the betterment of nation. लोगों को करना पड़ता है फंडामेंटल ड्यूटीज, स्टेट को, सरकार को करना पड़ता है फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा और एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये क्या है? ये बेटे ऐसा चीज़ है जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव फंडामेंटल ड्यूटी की तरफ ये एनफोर्सेबल नहीं है। इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल। एनफोर्स क्या है? जैसे लॉ बना है कि मेरा रिलीजियस राइट है, मुझे कोई ज़बरदस्ती मुस्लिम बना रहे, मुझे कोई ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बना देता है, मेरा इच्छा नहीं है, तो मैं पुलिस के पास जा सकता हूँ, पुलिस की मदद मांग सकता हूँ। पुलिस कैन प्रोवाइड मी एनफोर्सेबल टू द राइट्स ऑफ रिलीजन फॉर मी। धार्मिक अधिकार की वजह से पुलिस मुझे क्या कर सकता है? प्रोटेक्शन दे सकता है, एनफोर्सेबल हो सकता है। अगर ये एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है तो आई कैन गो टू जुडिशरी एंड कैन गेट इट जस्टिफिएबल। कोर्ट में चैलेंज कर सकता हूँ और मैं इसमें न्याय मांग सकता हूँ। और मुझे जिसने ज़बरदस्ती मेरा धर्म को डाइवर्ट किया है, कन्वर्ट किया है, परिवर्तन किया है, चेंज किया है, उसके खिलाफ ज़रूर मैं दंड दिला सकता हूँ। किसके थ्रू? बिकॉज इट इज़ जस्टिसेबल। यह अधिकार जस्टिसेबल, ये न्यायिक क्षमता के अंडर आता है, इसके द्वारा मुझे न्याय भी मिल सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली बेटे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नेदर एनफोर्सेबल और नॉर जस्टिसेबल। आप इसको इम्प्लीमेंट सरकार नहीं कर सकते, आप कोर्ट में जाके ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ जस्ट गाइडलाइंस, GUIDLINES, गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या है? आप लोग नया है, स्कूल में एडमिशन लोगे, आपको प्रिंसिपल फर्स्ट डे में गाइडलाइंस देते, आपके क्लास टीचर गाइडलाइन देते, मॉर्निंग असेंबली कितना है, डेली अटेंडेंस रहना है, जो नहीं रहता है एप्लीकेशन दोगे, ऑनलाइन इंटीमेट करोगे, होमवर्क 1 डे बिफोर 1 डे आफ्टर आपको जो करना है, ऑल द गाइडलाइंस आर गिवन टू द स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार की दे जार द गाइडलाइंस किसके लिए? फॉर द गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट की गाइडलाइन तो शायद लिखा है संविधान में, नो देर आर सर्टन। बेटे भाई काम तो करना है, क्या बताए डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात है। हम तो बेटा अपना बेसिक काम नहीं कर पाते, हमारे देश में अभी तक ये फंडामेंटल राइट्स अभी तक पूरी नहीं हो पा रहे। आज़ादी के इतनी साल के बाद 2 टाइम खाने के लिए लोग के पास नहीं है, और हमें बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स के बाद ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के स्टेट की पॉलिसी की बात करते हैं, जिसमें हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बेटर कर सकते। लोगों के पास अब तक खाने के लिए नहीं है, विच कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट्स, और हम बात करते हैं अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। चलो जो भी दे आर द नोन आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल? क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये ऑब्जेक्टिव होता है कि एक बहुत सारे आइडियल्स एक सोसाइटी को अडॉप्ट करना चाहिए। आइडियल्स, आइडियोलॉजी that should be adopted by society. Second, certain rights that individuals should enjoy apart from fundamental rights. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो फंडामेंटल राइट्स के अलावा और एक्स्ट्रा राइट्स, ये क्या है? एक्स्ट्रा राइट्स किसको देता है? एक्स्ट्रा राइट्स गिवन टू सिटीजन्स। समझ में आ रहे? सर्टन पॉलिसीज गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट व्यक्ति के लिए, और ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट के लिए है।
गवर्नमेंट भी अडॉप्ट करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है, कैसे कैसे कैसे। अब हम थोड़ा केसेस के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या केसेस है आपने सुना होगा। आपने सुना होगा, देखो जैसे जमींदारी सिस्टम एबॉलिशन बिल वाज पास्ड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपकी याद होगा बेटा, एक जमींदारी के अंडर एक दो गांव में सारी ज़मीन होता था और इसको हटा के जो लैंडलेस फार्मर थे सारी ज़मीन द सरप्लस मिनिमम lands were fixed by the government and beyond the limitation the surplus lands were distributed among the landless people in that village. This system was known as the zamindari system that was been abolished. Nationalization of bank, 14 banks were nationalized after independence. इसके बाद आज देखे कि बैंक को सरकारी बैंक बनाया जाता है। नंबर फैक्ट्री लॉज, मिनिमम वेजेस आपने सुना होगा, सरकार ने 225 रुपीज़ फिक्स किया है कॉटेज। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ग्रो और डेवलप करना ये भी है। और इसके अलावा बहुत सारी गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधीयन फिलोसफी है, गांधीयन आइडियोलॉजी है जिसको हम अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे जो स्लॉटर हाउस काटना नहीं है, स्लॉटर हाउस मतलब जो जहाँ पे गाय को काटते हैं पब्लिक में, ये मना किया गया। एनिमल को मारना के लिए मना किया, हिंसा करना मना किया गया, लड़ाई अननेसरी करना किया गया। देज आर नोन आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और समटाइम्स ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास विल हैव ए कंपैरेटिव स्टडी एमंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, स्टेट पॉलिसी एंड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स।